आज हम बात करेंगे फेजर टेक्निक की। फेजर टेक्निक सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक डेवलप करी गई। इसमें एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका प्रोजेक्शन मतलब पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस पर, और उस एक्सिस के फुट को हम उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहते हैं। फील लाने के लिए मैं कहती हूं कि एक आदमी सर्कल पर घूम रहा है तो उसकी शैडो या टेक्निकल लैंग्वेज में पार्टिकल का प्रोजेक्शन, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। और इस एक बारीक बात ने बहुत आसान कर दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कैसे? एक पार्टिकल लेते हैं और उसको सर्कल पर मूव कराते हैं। हम पार्टिकल को ब्लू और सर्कल पर मूव करते पार्टिकल की प्रोजेक्शन को रेड कलर से डिनोट करेंगे। तो ये रहा हमारा पार्टिकल यहां पर, ठीक। और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि हमें आदत है सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल पेंडुलम को इस तरीके से ऑसिलेट करते देखने की। तो हम उसको बेस बनाकर इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर लेते हैं, जिसको हम x डैश कहेंगे। अब पार्टिकल का परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप करें तो पार्टिकल का परपेंडिकुलर का फुट, ये रहा पार्टिकल का परपेंडिकुलर x डैश पर, और इसका फुट ये। अब ये फुट इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन कहलाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं n और पार्टिकल को हम कहते हैं p। अब सोचो कि ये पार्टिकल सर्कल पर मूव कर रहा है और किसी टाइम t पर ये पार्टिकल थीटा एंगल घूमकर यहां पहुंच जाता है। तो इसका जो परपेंडिकुलर है और उसका जो फुट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? प्रोजेक्शन। P का प्रोजेक्शन तुम देखो कि कहां पहुंच गया। P का प्रोजेक्शन अब आगे बढ़कर इस पॉइंट से यहां पहुंच गया, और जब ये पार्टिकल थोड़ा और आगे बढ़कर यहां पहुंचेगा तो इसका प्रोजेक्शन भी सेंटर से आगे बढ़कर यहां पहुंच जाएगा। अब जब पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इंटरेस्टिंग है ये कि इसका प्रोजेक्शन यहां से आगे बढ़ता हुआ यहां पहुंच जाएगा। यानी P और N दोनों एक ही जगह होंगे, और उसके बाद ये पार्टिकल घूमता हुआ पहले क्वाड्रेंट की जर्नी को पूरा करके सेकंड क्वाड्रेंट में जब चलना शुरू करेगा तो कुछ टाइम के बाद जब ये यहां पहुंचेगा तो देखो कि इसका प्रोजेक्शन अब इस पॉइंट से
वापस इधर चलने लगा। और ये ही वो पॉइंट है जो हमको एसएचएम और सर्कुलर मोशन को रिलेट करने का लॉजिक देता है। पार्टिकल जब P यहां से यहां आ गया तो इसका प्रोजेक्शन उस एक्सट्रीम पोजीशन से यहां आ गया। तो जैसे जैसे पार्टिकल P सर्कल पर चल रहा है वैसे वैसे उसका प्रोजेक्शन पहले इस सेंटर से इधर गया, फिर वो सेंटर की तरफ आ रहा है, और जब पार्टिकल P इस सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस करके थर्ड में पहुंच जाएगा तो ये N भी इस पॉइंट को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में चलने लगेगा। ये पूरा प्रोसेस एक एनिमेशन के थ्रू हम देखेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा कि P जब सर्कल पर चलता है तो उसका प्रोजेक्शन यानी परपेंडिकुलर का फुट इस एक्सिस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो हम सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से कनेक्ट करके सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स की हेल्प से एसएचएम की डायनेमिक्स डेवलप करेंगे। फेजर क्या है इसको समझने के लिए हम सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। मान लो कि पेंडुलम का एम्पलीट्यूड A है, इसका एम्पलीट्यूड A है, तो हमने एक A रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया और उस सर्कल का जो रेडियस है वो हमेशा सिंपल पेंडुलम परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। ठीक, तो अब देखो हम क्या करते हैं कि इस रेडियस को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और इस एरो को हम नाम देंगे फेजर। अब ये एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन का जिसको हम फेजर बोल रहे हैं इस सर्कल पर घूमेगा और इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर एसएचएम करेगा और इस फेजर का रोटेटिंग एंगल एसएचएम करने वाले पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा और बहुत वेल डिफाइंड रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो कि थोड़ी देर में ये जो फेजर है ये थीटा एंगल पर आ जाता है। ये एंगल थीटा है। जब इस फेजर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उस वक्त वो इस वर्टिकल एक्सिस जिसे हम y डैश कहेंगे उसके पैरेलल था, यानी y डैश के बीच एंगल 0 था और उसके बाद t टाइम में ये फेजर ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी से ओमेगा t एंगल घूमकर यहां आ जाता है। तो इसका जो प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन फेजर का जिसको हम n कहेंगे, ये इनिशियली सेंटर पर था और अब ये यहां आ गया।
तो जब फेजर वाई वाई डैश के पैरेलल था, जब फेजर और वाई वाई डैश के बीच यानी फेजर और वर्टिकल एक्सिस के बीच एंगल 0 था, तो जो प्रोजेक्शन है n वो सेंटर पर था और इसे हम एसएचएम परफॉर्म करते ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन कहेंगे। तो फेजर का एंगल वर्टिकल एक्सिस से 0 और पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर, तो हम रिलेट करेंगे कि मीन पोजीशन का मतलब फेजर वर्टिकल एक्सिस से 0 एंगल बना रहा है और इस 0 एंगल को हम पार्टिकल का फेज कहेंगे जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर था। यानी मीन पोजीशन पर पार्टिकल है तो उसका फेज है 0। अब ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमते हुए फेजर टी टाइम में थीटा एंगल ओमेगा टी एंगल घूमकर यहां आ गया, तो एसएचएम परफॉर्म करने वाले प्रोजेक्शन ने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर की और यहां आ गया। इस पॉइंट पर एसएचएम परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट का फेज ये थीटा कहलाएगा। ये थीटा इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा और इसके बारे में हर जानकारी देगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये किधर जा रहा है, ये कितनी देर में एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा, कितनी देर में वापस मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, ये सब ये थीटा बताएगा। कैसे? फेजर को आप एक नोन एंगल 90 डिग्री के एंगल पर पहुंचा दीजिए। ये फेजर यहां पहुंच गया, तो फेजर अपनी बेस या ओरिजिनल पोजीशन से कितना घूम गया? 90 डिग्री। अब जब फेजर 90 डिग्री घूम गया तो ये जो पार्टिकल है n, ये इस तरह से चलता हुआ फेजर के साथ साथ, फेजर घूम रहा था और पार्टिकल इस एक्सिस पर आगे बढ़ रहा था। तो फेजर जब 90 डिग्री घूम गया तो ये पार्टिकल यहां पहुंच गया और हमें पता है कि ये रेडियस इस एसएचएम परफॉर्म करने वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, यानी पार्टिकल मीन पोजीशन से अपने एम्पलीट्यूड पर पहुंच गया, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। तो हमने कहा कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर था तो फेजर बेस से बना रहा था, ओरिजिनल वाई वाई डैश एक्सिस से बना रहा था 0 एंगल। तो मीन पोजीशन का मतलब फेज 0। लेकिन जब फेजर 90 डिग्री घूमा तो हमने देखा कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो फेजर का एंगल वाई वाई डैश से है 90, तो हम कहेंगे पार्टिकल का फेज है π/2 जब कभी पार्टिकल अपनी पहली बार एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा, फर्स्ट टाइम एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो उसका फेज होगा π/2, क्योंकि उसका फेजर घूमा होगा π/2। तो फेज कैसे पार्टिकल की पोजीशन के साथ रिलेट कर रहा है, ये बहुत फोकस होकर समझने वाली चीज है। यही सारे क्वेश्चंस में बच्चे को परेशान करता है फेज, और वो यहाँ बहुत आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कभी फेज परेशान नहीं करेगा। अब ये फेजर घूमकर 180 डिग्री घूमकर जब वापस वाई वाई डैश के पैरेलल आएगा तो ये कुछ ऐसी ओरिएंटेशन में होगा,
इसका एरो हेड नीचे होगा और इसका प्रोजेक्शन एन यहां से यहां तक पहुंचा था, लेकिन फेजर के साथ साथ एन भी वापस लौटकर मीन पोजीशन पर आ चुका है। तो जब फेजर 180 डिग्री घूम गया तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर वापस पहुंच गया, यानी पार्टिकल का फेज पाई होने का मतलब है कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वापस लौटा है। तो सेकेंड टाइम जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा उस समय फेजर क्योंकि पाई एंगल बना रहा होगा अपने बेस एक्सिस से, तो हम कहेंगे कि फेज, पार्टिकल का फेज जब सेकेंड टाइम पार्टिकल मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो है पाई। अब इस पूरी जर्नी को और कैसे फेज पार्टिकल के लोकेशन को वेल डिफाइंड तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इसको हम एक एनिमेशन के थ्रू देखेंगे और समझेंगे और याद करेंगे कि पार्टिकल की मेन पोजीशंस किन फेज एंगल से रिलेट करती हैं। तो अब ध्यान से देखो, फेज 0 होने का मतलब है कि पार्टिकल एन मीन पोजीशन पर है। फेजर के मूवमेंट को ध्यान से देखना है। थीटा एंगल पर फेज थीटा है एन का। फेजर का जो एंगल है वर्टिकल एक्सिस से वो हमारे एन की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे ही पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, देखो फेजर घूमकर पाई बाई 2 एंगल घूम गया। ये पाई नहीं बेटा, पाई बाई 2 एंगल है, इसको करेक्ट करके ही देखना। अब फेजर पाई एंगल घूम गया है और पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पर पहुंच गया है। तो मीन पोजीशन पर दोबारा पहुंचने का फेज पाई। पार्टिकल जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर दूसरी साइड में पहुंचा तो क्योंकि फेजर 3 पाई बाई 2 घूमा है तो पार्टिकल का फेज हो गया, एंगल हो गया 3 पाई बाई 2। और वापस फेजर 2 पाई घूमकर ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचा तो पार्टिकल का एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। पार्टिकल वापस मीन पोजीशन पर पहुंच गया। तो एक ऑसिलेशन मतलब 2 पाई फेज। अब फेज से कैसे कॉन्फिडेंस गेन किया जाए कि न्यूमेरिकल्स को हम बहुत स्मार्टली सॉल्व कर पाएं। तो उसके लिए हमको सबसे पहला जो पॉइंट सीखना है वो ये कि अगर फेजर थीटा एंगल बना रहा है अपनी बेस लाइन से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का, ओरिजिन से मीन पोजीशन से यहाँ तक x, ये और एम्पलीट्यूड आपस में एक इक्वेशन के थ्रू जुड़े हुए हैं। और इस ट्राइएंगल, जिसे मैं मैजिकल ट्राइएंगल कहूंगी, इस ट्राइएंगल में सारे पॉइंट्स एक साथ छिपे हुए हैं। देखो किस तरह से, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी थीटा होगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ट्राइएंगल में perpendicular upon hypotenuse, that is x by a, that will be sin theta. तो x is equal to a sin theta और x is equal to a sin omega t. This is famous equation of simple harmonic motion. ठीक है। अब अगर हमको
थीटा पता है तो हम पोजीशन पता कर लेंगे, पोजीशन पता है तो थीटा पता कर लेंगे। लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन से ज़्यादा आसान फेजर टेक्निक होती है। कैसे? मान लो कि हमको कहा जाए कि पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है और किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन a/2 है प्लस साइन के साथ। दो इंफॉर्मेशन मिली। पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है और उसकी पोजीशन किसी टाइम t पर a/2 है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा हो और उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो, तो आप ध्यान करो, पार्टिकल दूर जाता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, उस वक्त फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रहा होता है। अगर पार्टिकल, दूसरी सिचुएशन सेम, लेकिन पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर जा रहा है और उसकी पोजीशन किसी टाइम t पर प्लस a/2 है, तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन से दूर जा रहा होता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है तो फेजर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। जब पार्टिकल वापस जा रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्सिस पर कहीं होता है तो उस वक्त फेजर इस क्वाड्रेंट में घूम रहा होता है। यानी टूवर्ड्स अवे फ्रॉम मीन पोजीशन अगर वेलोसिटी हो और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो तो फेजर यहां होगा, इस क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर वेलोसिटी मीन पोजीशन की तरफ हो और एक्स पॉजिटिव हो तो फेजर इस क्वाड्रेंट में कहीं होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी तो मीन पोजीशन से दूर जाने की हो लेकिन एक्स निगेटिव हो तो फेजर इस क्वाड्रेंट में कहीं होगा। और अगर पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर जा रहा है और साथ में एक्स निगेटिव है तो फेजर फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं होगा। ये 4 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। अगर हमें a/2 दिया है और दूर जा रहा है तो हमारा फेजर यहां होगा। अगर a/2 दिया है और टुवर्ड्स मीन पोजीशन तो हमारा फेजर यहां होगा कहीं। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव दिया है तो फेजर इस क्वाड्रेंट में कहीं होगा। और अगर पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ लौट रहा है और उसकी पोजीशन किसी टाइम पर -a/2 है, मतलब निगेटिव है, तो वो इस क्वाड्रेंट में कहीं होगा। तो पहली बात क्लियर हुई, दूर जा रहा है पॉजिटिव पहला क्वाड्रेंट, वापस आ रहा है पॉजिटिव दूसरा क्वाड्रेंट, दूर जा रहा है निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, वापस आ रहा है निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक खास वैल्यू ले ली है a/2, यानी आधी डिस्टेंस पर पहुंचा है एम्पलीट्यूड के पार्टिकल। तो a/2 का मतलब क्या हुआ? ये जो हमने मैजिकल इक्वेशन पाई है इसमें x की वैल्यू a/2 अगर तुम रख दो, x की वैल्यू a/2 रख दो तो तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। और तुम्हें पता है कि +1/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हमारा अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इसी एक ऑसिलेशन में लिमिटेड है, कन्फाइंड है, तो थीटा की वैल्यू नथिंग बट 30 डिग्री होनी चाहिए।
तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, जस्ट लुकिंग एट दिस एंड दिस। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यहाँ ध्यान रखना है थीटा इस वाई एक्सिस से ये वाला एंगल है, तो ये हो जाएगा 30 और ये 30 होगा तो x a/2 आएगा। इसी तरह से अगर हम इस केस को देखें कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है, तो क्योंकि हमारा जो फेजर है वो यहाँ कहीं होगा। और अब a/2 पर आ जाओ, तो अब प्लस माइनस छोड़कर सिर्फ ये देखो कि साइन थीटा की वैल्यू x इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो x की वैल्यू a/2 रख दो अगर तुम, तो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2, यानी थीटा की वैल्यू 30। ये मैंने कुछ और ही टेक्निक बताने के लिए थीटा की वैल्यू 30 ली है। अब देखो तुम्हें ये तो पक्का है ना कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि फेजर यहाँ कहीं है और यहाँ कहीं है अगर, तो a/2 तुमको ये a/2 डिस्प्लेसमेंट, ये a/2 डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? इस पॉइंट से इस फेजर के हेड को मिला दो, हेड का प्रोजेक्शन ही तो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये अगर a/2 है और ये लाइन हाइपोटेनस a है, तो तुम्हें पता है कि ये अगर a/2 है और ये a है, तो ये एंगल होना चाहिए तुम्हारा 30। इसको ध्यान दो, क्रॉस चेक कर लो और आदत डाल लो, याद कर लो कि जैसे ही तुमको थीटा की वैल्यू मिलेगी, तुम इस ट्रायंगल में ये, इस ट्रायंगल में ये, इसी तरह से बाकी केसेस में भी परपेंडिकुलर और रेडियस के बीच का जो ये एंगल है, इससे चुपचाप वो थीटा वैल्यू दे दोगे। उससे हमको पता चलेगा कि अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये होना चाहिए 60। और इससे हमको फेस पता चलेगा। ये वैल्यू हमको सीधे फेस नहीं दे रही है, ये वैल्यू जो थीटा दे रही है वो थीटा हमको देखना पड़ेगा कौन सा मिल रहा है। तो ये फेज है 60 प्लस 90। ये 90 प्लस 60 इज phase of this particle which is moving towards mean position and is at a/2। इसी तरह से तीसरा केस ले लेते हैं कि दूर जा रहा है और माइनस है। इसे देख के हमने फेजर तो बना दिया, ये देखो। अब 1/2 पर कंसंट्रेट करो। अगर ये 1/2 है तो आप चुपचाप इस एंगल को 30 लिख दो, क्योंकि ये a होगा और ये अगर 1/2 है यानी a/2 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही तो ये एंगल देगा। तो 1/2 का मतलब ये एंगल 30 और ये एंगल 30 है, तो फेस 30 नहीं हुआ। ध्यान से देखो, ये अगर 30 है तो ये एंगल 30 होगा। तो फेजर तो बेस लाइन से इतना ट्रैवल करके आया है, यानी 180 प्लस 30। तो फेज इस केस में है 180 प्लस 30, जबकि इस केस में फेज की वैल्यू थीटा, ये थीटा, और अगर ये 45 है, नहीं ये थीटा 30 है, फेस की वैल्यू यहाँ पर भी, यहाँ पे फेस की वैल्यू 30 सीधे मिल गई, क्योंकि फेज ये वैल्यू है जितना फेजर घूमा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे a/2 बता रहा है, यहाँ a/2 बता रहा है, सामने वाला एंगल 30 है। यहाँ a/2 बता रहा है, सामने वाला एंगल 30 है। और अगर सामने वाला 30 है तो ये 60 होगा। तो फेज क्या होगा? फेज तो वो होगा ना जो
फेजर घूम आया है इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए पार्टिकल को, तो फेज यहाँ पर 60 प्लस 90 हो जाएगा। और इसी तरह से इस केस में a/2 का मतलब ये एंगल 30, ये 30 तो ये 30, ये 30 तो फेज जितना फेजर घूमा 180 प्लस a। और अब लास्ट केस देख लेते हैं। ये है -a/2 और टूवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है, तो हमको पता है कि ये तो फेजर की इस कंडीशन में हो सकता है। साथ में हमको पता है कि ये a/2 यानी डिस्प्लेसमेंट a/2 है, और ये a है। तो अगर ये a/2 है तो ये एंगल होगा 30, ये एंगल 30 है तो ये एंगल होगा 60, ये एंगल 60 है तो 3π/2 प्लस 60 यानी फेज की वैल्यू हो गई 3π/2 प्लस 60। तो इस तरीके से हमने एक इंट्रोडक्शन लिया। अगर बात अभी बहुत अच्छे से नहीं भी समझ में आ रही है तो कोशिश करो कि हम इसको बार बार पढ़ें और इसको कई सारे न्यूमेरिकल्स में ढूंढ कर इस पॉइंट को सिर्फ देखो कि फेस कैसे। एक बार फेस के साथ कंफर्टेबल हो गए तो एसएचएम के सवाल खेल से ज्यादा नहीं बचेंगे। तो एसएचएम के सवालों को करना है तो फेस क्लियर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेज और फेज के साथ साथ एसएचएम करते पार्टिकल की वेलोसिटी, उसकी डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर, उसकी एनर्जी, उसका एक्सेलरेशन फेजर टेक्निक से ये भी डिराइव करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे।